नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यूपी टूरिज्म की एक बुकलेट जारी की। ये कि यूपी, हाँ, आपको पता ही होगा कि हर राज्य अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ पत्रक छपवाता है, अपने यहाँ की सूची जारी करता है, वर्ल्ड वाइड उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और पूरे विश्व से आह्वान करता है हर राज्य कि आप हमारे यहाँ आएँ, हमारे यहाँ टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं, हम टूरिस्ट स्पॉट हमारे यहाँ ये हैं और इन टूरिस्ट स्पॉटों पर ये अच्छी बातें हैं। अब कहने के लिए तो उत्तर प्रदेश में क्या, संसार का 8वां अजूबा कहे जाने वाला ताजमहल जो राजा जयसिंह ने बनवाया था, ऐसा कहा गया है। राजा जयसिंह से ज़बरदस्ती शाहजहां ने लिया था और उसको तोड़ फोड़ कर कब्रिस्तान बना दिया। उससे पहले वो एक मंदिर था, शिव मंदिर था, उसको तेजो महल मंदिर कहा करते थे। जमुना जी के किनारे अगर आप कभी गए हो तो ताजमहल के ऊपर पीछे वाली साइड में अगर आप जाएंगे जमुना जी की साइड में तो आपको दिखाई दे जाएगा कि दोनों तरफ घाट बने हुए हैं और वहाँ स्नान करने की व्यवस्था है। 7 मंजिला मंदिर में नीचे घाट के बाद शिव अंदर घुसने की व्यवस्था है, जिसमें 4 मंजिलें पूर्ण रूप से सीज कर दी गई हैं। ऊपर की 3 मंजिलें खुली हुई हैं, उनमें भी केवल 2 में ही आना जाना होता है और जो ओरिजिनल कब्र जहाँ पर रखी गई थी वो कब्र भी उठाकर ऊपर रख दी। उसी तरह की एक फर्जी कब्र ऊपर बना दी गई है ताकि आप वहां जाएं और उस कब्र से घूम कर आए। अब दूसरा इमामबाड़ा लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये आपने सब सुने होंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में बहुत सारे किले हैं, जो इलाहाबाद का किला मान लीजिए। इलाहाबाद का किला कहते हैं अकबर ने बनवाया और शाहजहां ने आगरा का किला बनवाया। ऐसी बहुत सारे स्थान हैं। कहने के लिए तो ये विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन बड़ी घमासान इस समय इसलिए चल रही है कि योगी सरकार ने ताजमहल और बड़ा इमामबाड़ा को अपनी लिस्ट में नहीं रखा। बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी लिस्ट में रखी हैं, जैसे उन्होंने रामायण सर्किल आप जानते हो, भगवान राम जिस रास्ते से गए, भगवान राम ने की जो वनवास यात्रा है वो रामायण सर्किल उसमें रखा हुआ है। बुद्ध सर्किल, क्योंकि भगवान बुद्ध ज़्यादातर उनका समय उत्तर प्रदेश में बीता, तो भगवान बुद्ध जिन जिन रास्तों से गए, जहाँ जहाँ गए, उनमें उसको बुद्ध सर्किट। फिर महाभारतकालीन ऐतिहासिक महत्व के स्थान जैसे मथुरा है और वृंदावन है, इस तरह के बहुत सारे स्थान टूरिज्म में रखे हुए हैं। कुंभ का मेला टूरिज्म में रखा हुआ है और इस तरह के जो स्नान हैं, बहुत सारे और तीर्थ स्थल हैं, इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टूरिस्ट प्लेसों पर रखा हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात करूं, भारतवर्ष में टूरिस्ट स्थानों को जो डेवलप किया गया वो तीर्थ स्थलों की तरह डेवलप किया गया, यानी कि तीर्थ टूरिस्ट, जिनको रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं। रिलीजियस टूरिज्म ही भारत का ओरिजिनल टूरिज्म है और इसके लिए 4 धाम बनाए गए, तमाम तरह के शक्तिपीठें बनाई गई, तमाम तरह के शिवलिंग जो द्वारदर शिवलिंग हैं उनको बनाया गया और शक्तिपीठें, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं। इन स्थानों को टूरिज्म की तरह डेवलप किया गया होगा, चाहे वो आदि शंकराचार्य ने किया हो या फिर किसी अन्य महापुरुष ने किया हो, जो भी भारत का राजा रहा होगा। इन स्थानों को उसने टूरिज्म प्लेसेस की तरह डेवलप किया। आज भी सबसे ज़्यादा टूरिज्म भारत में अगर 95% हम कहें तो तीर्थ स्थलों का ही है, उसमें माता वैष्णो देवी, और अगर आप कहते हैं साईं बाबा, तो साईं बाबा के स्थान पर भी रिलीजियस टूरिज्म ही है। कहीं भारतवर्ष में कब्रिस्तान का टूरिज्म नहीं दिखता, कहीं भारतवर्ष में ऐसा टूरिज्म नहीं है जहां आक्रांताओं के बेस पर टूरिज्म चलता हो, यानी कि आक्रांता जिन्होंने भारत में अत्याचार किए हों, भारत की जनता के हाथ कटवाए हों और हाथ कटने के पश्चात घोषित किया हो कि उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया है और उस स्थान को हमने टूरिज्म घोषित किया। अब ताजमहल को टूरिज्म ना घोषित करने, मुझे लगता है कि योगी सरकार के 2 कारण रहे होंगे। एक तो ये कि ताजमहल एक्चुअली एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान किसी टूरिज्म प्लेस की तरह नहीं आता। अगर मैं जो आज के आधुनिक या जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उनकी बात मानूं और वो ये भी मान लूं कि वो स्थान डेवलप करने वाले शाहजहां थे, तो शाहजहां ने
अपनी बेगम मुमताज महल, जिसने 14वां बच्चा देते समय जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसको वो बहुत चाहता था, इतना चाहता था कि उसने 14 बच्चे पैदा कर डाले, उस मुमताज महल की कब्र पर टूरिज्म डेवलप किया जाए तो कब्रिस्तान टूरिज्म नहीं होता। दूसरी बात यह भी है कि अगर हम कहें कब्रिस्तान टूरिज्म होता भी है तो हजारों हजार वर्कर्स के हाथ कटवा दिए जिस शाहजहां ने, हिंदुस्तान का खून जिस स्थान पर बहा हो, वो टूरिज्म प्लेस कैसे हो सकता है? ये योगी सरकार के दिमाग में रहा होगा। हालांकि कम्युनिस्ट और भारत के जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल हैं वो इस बात पर बड़ा भाईबेला कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि विश्व का 7वें अजूबे को टूरिज्म घोषित ना करे, 8वें अजूबे को टूरिज्म घोषित ना करे। एक तो कारण मैंने आपको बताया कि जिस स्थान पर हाथ कटवाए गए हों, जिस स्थान को कब्रिस्तान घोषित किया गया हो, ऐसे कब्रिस्तान में टूरिज्म कैसे डेवलप किया जाए? अगर एक कब्रिस्तान को टूरिज्म की तरह डेवलप किया जाता है तो हिंदुस्तान के बाकी इस कब्रिस्तानों को भी करना पड़ेगा। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि ताजमहल इस समय कोर्ट के लिटिगेशन में है। मैं आपको बता दूं कि आगरा सिविल कोर्ट में ताजमहल पर क्लेम किया गया है कि यह तेजो महल मंदिर है, चूंकि आगरा एक ऐसा स्थान है जहां शिव मंदिर चारों ओर हैं और बीच में आगरा शहर बसा हुआ है। आगरा का जो ओरिजिनल नाम है वो सूर्यसेन, अगर आप महाजनपदों में काउंट करेंगे तो आगरा का नाम सूर्यसेन डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि सूर्यसेन उस समय के महाजनपद हुआ करता था। बाद में उसका नाम आगरा रखा गया। आगरे के सिविल कोर्ट में इस बात का मुकदमा है कि ये इसकी जो कार्बन डेटिंग है वो कार्बन डेटिंग ऐसे बताया गया है कि शाहजहां के पैदा होने से 500 वर्ष पूर्व उसके जो पत्थर हैं अंदर के वो 500 वर्ष पूर्व के हैं। यानी कि कार्बन डेटिंग ये बताती है कि वो जब ताजमहल की तरह डेवलप हुआ उससे 500 वर्ष पूर्व बना था। दूसरा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस्लामिक स्थापत्य कला से बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर आप प्रोफेसर पीएन ओक ने किताब लिखी जिसमें पूरा स्थापत्य कला को उन्होंने बताया कि ताजमहल की स्थापत्य कला किसी भी नजरिए से, किसी भी एंगल से ताजमहल एक मुस्लिम स्ट्रक्चर नहीं है। ये शिव मंदिर का जो स्ट्रक्चर भारत में एंशिएंट स्ट्रक्चर जो शिव मंदिर के हैं उन एंशिएंट स्ट्रक्चर ही है उसमें। और इस पर केंद्र और राज्य दोनों को नोटिस जारी कर चुका है आगरा का सिविल कोर्ट। अब जो स्थान आगरा का सिविल कोर्ट जिस स्थान को लेकर डिस्प्यूट मान चुका हो और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को नोटिस कर चुका हो, उस स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार कैसे क्लेम करे कि यह ताजमहल है या उसको टूरिज्म प्लेसों में क्यों रखे? तो मुझे लगता है इसके दो कारण, वो दोनों मैंने आपको बताने की कोशिश की। और ताजमहल चूंकि एएसआई की कैटेगरी में आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास उसकी सूचीबद्ध है, केंद्र की सूची में आता है, इसलिए ताजमहल को किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार टूरिज्म के लिए प्रमोट नहीं कर रही है। इसके पीछे ये 2 या 3 लॉजिक हैं और मुझे लगता है कानूनन उन लॉजिकों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको अपनी टूरिज्म की लिस्ट में नहीं रखा। बाकी जिसको हम टूरिज्म पे बढ़ावा नहीं उसको देंगे, बाकी जिसको कब्रिस्तान देखना हो वो देखे जाके, कोई भी कब्रिस्तान देखे, किसी भी कब्र पर जाए, किसी को क्या समस्या है? कब्रों पर जाकर लोग मजारों पर जाकर, कब्रों और मजारों पर जाकर फूल पत्ती चढ़ाते हैं, सरकार को क्या समस्या है? इसलिए वो कब्र या वो मजार जो मुमताज महल की कही जाती है, उस कब्र या मजार को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी लिस्ट से बाहर रखा, जाने अनजाने ही रखा हो सकता है कि वो भूल से ऐसा हो गया हो, जाने अनजाने रखा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा रखा। इसके लिए ये कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल ठीक किया। दूसरा, बड़े इमामबाड़े की बात की जाती है और एलिगेशन ये लगाए गए कि जो गोरखनाथ जी का पीठ है, जो गोरख पीठ है गोरखपुर की, वो उस समय जिसने ये इमामबाड़ा बनवाया उसने ही दान किया था। अब मजे की बात है, हिंदुस्तान की भूमि, हिंदुओं की भूमि, हिंदुस्तान की भूमि, एक विदेशी आक्रांता आकर यहां शासन करेगा और हमको वो ग्रांट करेगा और वो हमको दान कहा जाएगा।
जैसे वो विदेशी आक्रांता जो भारत में बैठा हुआ है वो हमारे देश का ओनर हो गया और वो हमको दान कर रहा है। हमारी भूमि पर गलत तरीके से मेरे घर में घुस आया, मेरे घर में घुसने के बाद गलत तरीके से मेरे घर को उसने कैप्चर कर लिया और गलत तरीके से कैप्चर करने के बाद हमको ही एक कमरा किराए पर दे दिया और कहा कि मैं तुम पर कुछ एहसान कर रहा हूं और ये एहसान इस प्रकार के हैं कि तुम मेरे एहसानों तले दबे हुए हो। इमामबाड़ा, जिसके विषय में भी बहुत सारी चर्चाएं आप लखनऊ में जाकर सुन लेंगे कि उसमें कितने अत्याचार हुए, कितने प्रकार के उसमें कत्लेआम हुए और क्या क्या करके इस तरह के इमामबाड़े बनाए गए। इन इमामबाड़ों में किया क्या जाता था, इनका इतिहास क्या है। इन इतिहासों को अगर याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टूरिज्म प्लेस क्यों नहीं घोषित होने चाहिए। ये टूरिज्म प्लेस नहीं घोषित किए, इसके लिए योगी सरकार को, जो कि इतनी दृढ़ता से भारत के इतिहास, भारत के परंपरा, भारत की व्यवस्था और भारत की ऐतिहासिक समृद्धशाली व्यवस्था या परंपरा को मानते हुए बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट या जैन मुनियों के सर्किट या महाभारतकालीन स्थान, इन सबको रिकॉग्नाइज किया। बस अफसोस इस बात का है कि महाभारत से भी पूर्व फर्रुखाबाद जनपद, जो कि पहले अपराकाशी कहा जाता था, उस जनपद को आज भी इग्नोरेंस में रखा गया है। उसको ध्यान नहीं दिया गया है कि वो स्थान ऐसा स्थान है जिसमें कंपिलवासिनी देवी, गौरी को कंपिलवासिनी देवी कहा गया। याज्ञवल्क्य ने अपनी संहिता शुक्ल यजुर्वेद में उसकी चर्चा की है और शुक्ल यजुर्वेद में गौरी यानी कि शिव की अर्धांगिनी गौरी के स्थान को बताया गया कि वो कंपिलवासिनी है। अंबा, अंबे, अंबालिका इनके उपनाम हैं। वो जो कंपिल में वास करती है, ऐसी गौरी का आवाहन किया गया है यजुर्वेद में। तो आप सोच लीजिए कि संसार का सबसे पुराना अगर कोई स्थान रहा है, जो कि महाभारत से और रामायण से काल से भी पुराना है और जहां पर यूनिवर्सिटियां थी, वो फर्रुखाबाद जनपद है जिसका नाम अपराकाशी और जहां से स्वर्गद्वारी नाम का स्थान कहा जाता था। गंगा के घाट पर आज भी रामनगरिया मेला तब से शिव शंकर के विवाह के समय से लगी आ रही है। उस स्थान को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक भूल है, लेकिन ताजमहल और इमामबाड़े को बाहर किया गया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी एक काबिलियत है। ये उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए सैल्यूट करना चाहिए कि कब्रिस्तान और जिन स्थानों पर कब्रें बनाई गई हों, जिन स्थानों पर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया हो, जिन स्थानों पर कन्वर्जन का काम किया गया हो, उन स्थानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने टूरिज्म नहीं घोषित किया। जिस सूली पर किसी को मेरे घर का लटकाया गया हो, उस स्थान को टूरिज्म कैसे घोषित किया जा सकता है, इसके लिए दिल और समृद्धि चाहिए। थैंक यू वेरी मच।